दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदियों के सोने चांदी के लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा भोली लड़की थी। उसे किसी भी बात का कोई लालच नहीं था। वो गांव में अकेली रहकर अपने एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करके अपना जीवन गुजारती थी। शिल्पा के भोलेपन का सभी लोग बहुत आसानी से फायदा उठा लिया करते थे और अपने सारे काम उससे करवाया करते थे। एक दिन बिट्टू नाम का एक 8 साल का छोटा सा बच्चा शिल्पा को खेत की तरफ जाते हुए देखता है। अरे वाह, लगता है शिल्पा दीदी खेत की तरफ जा रही हैं। अगर मैं अभी जोर से रोऊंगा और ये बहाना बनाऊंगा कि मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा खेत तक जाना जरूरी है, तो वो जरूर मुझे उठाकर लेकर जाएंगी और ऐसे मेरे रिक्शे के पैसे भी बच जाएंगे, जिनसे मैं बाद में मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। बिट्टू ये सोचकर वही नाटक करके बैठ जाता है और ड्रामा करते हुए जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। कोई मेरी मदद करो। बिट्टू के रोने की आवाज सुनकर शिल्पा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ बिट्टू, क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? शिल्पा दीदी, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे उठाकर मेरे आम के बगीचे तक ले चलो ना। अरे हाँ, क्यों नहीं। बिट्टू, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। लेकिन आपका खेत तो दूसरी तरफ है ना, मुझे लेकर आपको उल्टा जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बिट्टू, मैं तुम्हें छोड़कर फिर अपने खेत में चली जाऊंगी। इतना कहकर शिल्पा बिट्टू को अपनी गोद में लेकर उसे उसके आम के बगीचे तक छोड़ देती है और फिर वापस अपने खेत में चली जाती है। शिल्पा का भोलापन देखकर बिट्टू सोचता है, बेचारी शिल्पा दीदी, अगर ये ऐसे ही रहेंगी तो पता नहीं ये कैसे जिएंगी। बिट्टू की तरह गांव के बाकी लोग भी उसके भोलेपन का फायदा उठाकर कभी उससे घर का सामान मंगवाते तो कभी उससे अपने खेतों में काम करवाया करते थे। इसी तरह वो शिल्पा को बेवकूफ बनाकर उससे बहुत सारे काम करवाते थे, लेकिन कोई भी शिल्पा की परवाह नहीं करता था। कोई उससे ये नहीं पूछता था कि वो कैसी है। सभी गांव वाले उससे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही बात करते थे। इस कारण शिल्पा को अपने खेत में काम करने के लिए भी कोई समय नहीं बचता था। अरे नहीं, आज का भी दिन पूरा बीत गया। कल मुझे अपने खेत में भी काम करना होगा, क्योंकि बारिश तो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी और मैंने तो अभी तक बीज भी नहीं बोए। कल ही मैं ये सारा काम खत्म कर दूंगी, वरना इस साल की फसल तो नहीं मिलेगी मुझे। ये सोचते हुए शिल्पा अगले दिन काम करने का फैसला करके सो जाती है। लेकिन अगले दिन शिल्पा की नींद से जागने से पहले ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से वो अपने खेत में उस दिन भी बीज नहीं बो पाती। शिल्पा इंतजार करती है कि कब बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश तो लगातार कई दिनों तक नहीं रुकती। इसी तरह एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है। तब उसे उस नदी में कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। शिल्पा उसे उठाती है और देखती है कि वो एक सोने का चमचमाता हुआ लहंगा था। अरे वाह, ये तो सचमुच में सोने का लहंगा है। लेकिन नदी में सोने का लहंगा मिलना तो आश्चर्य की बात है। सोने के लहंगे को देखकर
शिल्पा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक परी बूढ़े बाबा के अवतार के रूप में उसके पास आती है और कहती है, बेटी कृपया करके कुछ पैसे दे दो बेटी, बूढ़ा हो गया हूँ, बेटी की शादी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बहुत गरीब हूँ बेटी। अरे दादाजी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये सोने का लहंगा है, आप ये ले लीजिए। अगर आप इसको बेचोगे तो आपको इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इन पैसों से आप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं। इतना कहकर शिल्पा वो सोने का लहंगा उन बूढ़े बाबा को दे देती है। जीते रहो प्यारी बच्ची। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाती हैं। फिर वही परी एक छोटी सी बच्ची के रूप में शिल्पा के पास आती है। अरे दीदी, क्या आप भी सोने और चांदी के लहंगे लेने रोज इसी नदी के पास आती हो? नहीं तो, मुझे तो बस आज ही एक सोने का लहंगा मिला। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस नदी में सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये एक रहस्य है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि ये नदी सोने और चांदी के लहंगे की नदी है। चलो चलो, चलकर और सोने और चांदी के लहंगे ढूंढते हैं। इतना कहकर दोनों नदी में छलांग लगा देती हैं और नदी में उनको बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। नदी से बाहर आकर वो बच्ची सभी सोने और चांदी के लहंगे को इकट्ठा करती है। दीदी, इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे के साथ आप क्या करोगी? मैं तो इसे बेचकर अपना जीवन खुशी से जीऊंगी। नहीं, बिना मेहनत किए आया हुआ कोई भी धन मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आपने मेरे साथ इतनी मेहनत करके नदी से ये सोने और चांदी के लहंगे को क्यों निकाला? क्योंकि मैं इन लहंगों को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को और जरूरतमंद लोगों को दे दूंगी। मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ और इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मैं ये सब उन्हें दे दूंगी। इसके बाद वो बच्ची शिल्पा को नदी के आखिरी हिस्से तक लेकर जाती है, जहाँ नदी के ऊपर सिर्फ सोने और चांदी के लहंगे ही तैर रहे थे। उसे देखकर शिल्पा हैरान हो जाती है। बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे हैं। ये पूरी नदी सिर्फ सोने और चांदी के लहंगों से चमक रही है। शिल्पा के सिर्फ इतना कहते ही वो छोटी सी बच्ची अपने परी के रूप में आ जाती है और शिल्पा दंग रह जाती है और उस परी को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती। शिल्पा, आज से सोने और चांदी के लहंगे की नदी की तुम ही मालकिन हो और तुम ही इसकी हकदार हो। गरीब लोगों की मदद करना और तुम्हारा सबके लिए प्यार, उसके आगे ये सोने और चांदी के लहंगे की नदी कुछ भी नहीं है। तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो। आज से इस नदी की देखभाल तुम ही करोगी और इस नदी के सारे सोने और चांदी के लहंगे भी तुम्हारे ही हैं। इस गांव का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद शिल्पा सोने और चांदी के लहंगे की नदी की मदद से सारे गांव वालों की मदद करने लगती है और सबकी देखभाल करती है। एक दिन उसके पास पड़ोसी राज्य का राजकुमार आता है और उससे शादी के लिए कहता है। हे शिल्पा, तुम बहुत सुंदर, नेक और भोली लड़की हो। मैं पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में शिल्पा की राजकुमार से शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो गांव वालों की मदद करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। कुछ दिनों में शिल्पा की एक बहुत सुंदर सी बेटी होती है
जिसका नाम वो दोनों स्वरा रखते हैं। और वो दोनों अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सुरीली नाम की एक औरत रहा करती थी। सुरीली अपनी बेटी अमीशा के साथ रहा करती थी। अमीशा की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। फिर एक दिन अमीशा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले अमीशा को पसंद भी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग अमीशा की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। अमीशा की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। फिर लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने इतने सारे पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? हम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे माँ? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूँगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊँगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जमा करके रख दूँगी बेटा। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत एहसान होगा मालकिन। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। अमीशा की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ सुरीली जब काम पर जाती हैं, तो उनकी मालकिन उनसे बोलती हैं, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं, तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी फेंक देती हूँ। उसके बाद मालकिन वहाँ से चली जाती हैं और अमीशा की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने लहंगे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंकना। अरे, तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई लहंगे हो तो तुमने आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए कभी मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो। फिर अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन राजीव के पिताजी अमीशा के घर आते हैं और अमीशा की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर राजीव के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम पैसे कहाँ से दोगी माँ? तभी अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे से बोलती हैं, सुनो जादुई लहंगे, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई लहंगे हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा हम पर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी अगले महीने में है ना? देखना,
उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और अमीशा की शादी का दिन आ जाता है। तभी अमीशा की माँ जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बेटी की शादी है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। तुम ये जादुई लहंगा अपनी बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर अमीशा जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। अमीशा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लदे हुए थे। फिर जादुई लहंगा अमीशा की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर अमीशा और उसकी माँ सुरीली बहुत खुश होती हैं। ये सब कुछ अमीशा की माँ की मालकिन देख लेती है। अमीशा की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और वो छुपकर सारी चीजें देख लेती हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अमीशा की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई लहंगा मेरा है। तुम मेरे घर से इसे चुरा कर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप इस जादुई लहंगे को मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई लहंगा वापस करो। तुम ये मत भूलो नीतू कि तुम भी मुझे अपनी पड़ोसन के यहाँ से चुरा कर लाई थी। मालकिन, आपने तो उस दिन इस जादुई लहंगे को फेंकने के लिए बोला था। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए इसे रख लेती हूँ। मालकिन, ये लहंगा तो अब मेरा हुआ ना। सुन सुरीली, ज्यादा बकवास मत कर। तू चुपचाप मेरा जादुई लहंगा मुझे वापस कर दे। नीतू, तुम भी इस जादुई लहंगे को चुरा कर ही लाई थी। अगर ये बात मैं पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई लहंगे पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर नीतू डर जाती है और जादुई लहंगे से बोलती है, नहीं नहीं जादुई लहंगे, तुम मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस को भी मत बताना। नीतू इतना बोलकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले की बारात लेकर अमीशा के घर आ जाती हैं। फिर अमीशा की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती हैं, तभी राजीव बोलता है, नहीं नहीं आंटी जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपके ये पैसे नहीं लूंगा। फिर अमीशा और राजीव की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।